शीतल फोन पर बात करते हुए रोए जा रही थी। उधर से उसकी माँ उसे समझाते हुए चुप करवा रही थी। मम्मी, मेरे काले रंग के लिए यहाँ सब मुझे ताने देते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं काले रंग की हूँ? क्या काले रंग के लोग इंसान नहीं होते? अब तो बहुत मन खराब होता है मम्मी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन तेरे ससुराल वालों को तेरी अच्छाई का एहसास जरूर होगा। शीतल फोन रख देती है और कमरे से बाहर आकर रसोई के कामों में लग जाती है। मम्मी जी, रसोई में मसाले खत्म हो गए हैं। आपके घुटनों में दर्द है और मैं जा नहीं सकती। मैंने मशीन लगाई है, कपड़े धोने लगी हूँ। अरे तो ये शीतल क्या कर रही है? इसे भेज दे मसाले लेने के लिए। वैसे भी इसकी काली शक्ल देख देख कर दिमाग और खराब होता है। थोड़ी देर घर से बाहर रहेगी तो घर में उजाला रहेगा। शीतल, जाओ बाजार से रसोई के सारे मसाले खरीद लाओ। एक भी मसाला छूटना नहीं चाहिए। मैंने लिस्ट में सारे मसाले लिख दिए हैं। जी भाभी, मैं ले आती हूँ। हमारी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसी काली बहू मिली। कोई ऐसा मसाला भी ढूंढ लाना जिसे खाने से तेरा रंग गोरा हो जाए। शीतल अपनी सास की बातें सुनकर चुप रहती है, क्योंकि ये सब वो रोजाना ही सुनती थी। शीतल बाजार तो चली जाती है, पर उस दिन बाजार बंद था। भैया, ये राशन की दुकानें क्यों बंद हैं? बहन जी, सोमवार सारी दुकानें बंद रहती हैं। अरे आज तो सोमवार है, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। शीतल को तो ध्यान नहीं रहा, पर उसकी जेठानी और सास को ये बात अच्छे से पता थी। मम्मी जी, हमने अच्छा किया, आज सोमवार की छुट्टी होती है। वो बेचारी शीतल बाजार में मसाले की दुकान ढूंढ रही होगी। आप शीतल को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो। छोड़ना भी नहीं है, मैं तो सच में उससे बहुत नफरत करती हूँ। घूमती रहने दो धूप में बाजार में। जब खाली हाथ लौट कर आएगी तो अच्छे से सुना देंगे। शीतल बहुत परेशान थी। बाजार में मसाले की कोई भी दुकान नहीं खुली थी। शीतल घूमती रही। दोपहर में धूप बहुत तेज हो गई थी। शीतल को बहुत प्यास भी लगी थी। वो एक दुकान से पानी खरीदने जाने लगी तो उसने सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत को बेहोश देखा। हे भगवान, ये कौन है? बेचारी लगता है धूप से बेहोश हो गई है। मैं भैया से पानी खरीद कर लाती हूँ। भैया, जरा एक बोतल पानी देना। शीतल पानी की बोतल लेकर उस औरत के पास जाती है और उसके मुंह पर थोड़ी सी पानी के छींटे डालती है। औरत होश में आ जाती है। शुक्रिया बेटी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरी मदद की। आज के जमाने में कौन किसी की परवाह करता है। बेटी, एक काम और कर दो। कुछ दूरी पर मेरा घर है, मुझे वहां तक छोड़ दो। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। क्यों नहीं दादी माँ, जरूर चलिए। शीतल उन बूढ़ी औरत को उनके घर तक छोड़ देती है। बातों बातों में शीतल अपने बारे में बात करती है। बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि किसी जमाने में मैं एक मशहूर जादूगरनी थी। अब उम्र के साथ मैंने जादू करना छोड़ दिया है, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बेटी, मैं तुम्हें जादुई मसाले दूंगी। उन मसालों के इस्तेमाल करने से घर पर सभी लोगों का व्यवहार तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। सब तुमसे बहुत प्यार से बात करेंगे और सब ये भूल जाएंगे कि तुम्हारा रंग काला है। इससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। पर एक बात का ख्याल रखना बेटी, ये मसाले हमेशा जादुई रहेंगे, पर हर रविवार की रात इन मसालों का जादू काम नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी रखनी है। तुम्हें उस रात किसी के भी सामने नहीं जाना, नहीं तो फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद ये मसाले अपना जादू नहीं दिखा पाएंगे। मैं ध्यान रखूंगी दादी माँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। शीतल वो जादुई मसाले लेकर घर आ जाती है। मसाले इतने सुगंधित थे कि उसकी सास और जेठानी कुछ बोल ही नहीं पाए। उस दिन सब्जी में वही मसाले इस्तेमाल हुए और जादुई मसालों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वाह, क्या सब्जी बनाई है शीतल बहू। चलो अब तुम भी बैठकर खा लो। सुबह से काम में लगी हुई थी। सारे सामान भी खरीद कर लाई हो घर के लिए। हाँ हाँ, बाकी की रोटियां मैं बना लेती हूँ। तुम भी बैठो और सबके साथ खाओ। शीतल हैरान रह गई। जादुई मसाले के जादू की वजह से उसकी सास और जेठानी उससे खूब प्यार से बात करने लगी। 3-4 दिन तक ऐसे ही रहा, पर जब संडे आया तो शीतल को चिंता हो गई। आज तो संडे है, आज रात मुझे बहुत ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए। मैं कमरे में ही रहूंगी। शीतल, मैं और बड़े भैया रात को शादी में जा रहे हैं।
हम सुबह तक लौटेंगे तो माँ का ख्याल रखना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो। चलो अच्छा है आज रात ये और भैया शादी में जा रहे हैं। मैं चुप करके सो जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा और कल सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। शीतल को तसल्ली थी कि रवि और उसके जेठ दोनों शादी में चले गए हैं। शीतल ने सोचा वो अपने कमरे की कुंडी लगाकर सो जाएगी ताकि रविवार की रात आराम से निकल जाए। पर अचानक शीतल की सास अपने कमरे में से आवाज लगाने लगी, कविता बहू, जल्दी आओ, मेरी सांस घुट रही है। सास की आवाज शीतल ने भी सुन ली थी। वो भी जेठानी के साथ अपनी सास के कमरे में जाती है। सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शीतल को याद ही नहीं रहा कि मसालों का असर खत्म हो चुका है। मम्मी जी चिंता मत करो, हम आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ये लो, कर लो बात, जैसी शक्ल वैसी अकल। अरे इतनी रात में कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, ना ही कोई गाड़ी मिलेगी। भाभी कार तो घर पर खड़ी है ना, हम अपनी कार से ले चलते हैं। हमें कार चलानी थोड़ी आती है, ये दोनों भाई भी घर पर नहीं है। भाभी मुझे ड्राइविंग आती है, आप टेंशन मत लो। चलिए मम्मी जी, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। शीतल ने बिना देर किए अपनी सास को कार में लिटाया और कार चलाकर अस्पताल ले गई। समय पर इलाज मिलने से सास की तबीयत में सुधार हो गया। पर ये क्या, मसालों का असर तो हट चुका था, फिर भी सास आज अपनी बहू शीतल की तारीफ कर रही थी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया, पर तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। ये बात मुझे कल पता चल गई कि तुम हमारे लिए कितना सोचती हो। हम तुम्हें कितने ताने देते हैं, फिर भी तुम हमारी भलाई देखती हो। कविता, अपनी देवरानी से अब गलत बात मत करना, शीतल बहुत अच्छी है। हाँ मम्मी जी, अब नहीं करेंगे। शीतल, आई एम सॉरी, अब हम तुम्हारे काले रंग के लिए तुम्हें कभी ताना नहीं देंगे। शीतल खुश थी कि भले ही जादुई मसालों का असर खत्म हो गया, पर मुसीबत के समय अपनों के काम आकर शीतल ने सबका दिल जीत लिया। काले रंग की वजह से सुप्रिया को शादी के बाद अपने ससुराल में हमेशा ताने सहने पड़ते थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि आज उसे अपनी सौतन का गृह प्रवेश करना पड़ रहा था। अरे कहाँ रह गई, आरती की थाली लाने में इतनी देर, कब से रवि और तारा दरवाजे पर खड़े हैं। लाई माँ जी वो दिया। फालतू की बातें छोड़ और बहू का गृह प्रवेश करवा। माँ तुम भी क्या हो, इसके हाथों से गृह प्रवेश करवा रही हो? इसकी शक्ल देखकर वैसे ही मूड खराब हो जाता है। अरे मैं इसीलिए ऐसा करवा रही हूँ कि इसे भी तो पता चले कि सौतन का गृह प्रवेश करवाने में कैसा लगता है। जब ये खुद ही तलाक नहीं लेना चाहती थी, इसे इसी घर में रहना है, घर के कोने में पड़ी रहूंगी यही बोलती है। और फिर घर के कामों के लिए नौकरानी भी तो चाहिए थी। अगर ये चली गई तो घर के काम कौन करेगा? हाँ। सुप्रिया तारा और रवि की आरती उतारती है और तारा का गृह प्रवेश होता है। सुप्रिया के साथ पूरे घर में नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता था, पर सुप्रिया की मजबूरी थी कि वो चुपचाप सारे अत्याचार सह रही थी। माँ जी, मैं और रवि आज शाम को मूवी देखने जा रहे हैं, पर मुझे अपने कपड़े धोने थे, कई दिनों के इकट्ठे हो गए हैं। अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो, तुम आराम से पिक्चर देखने जाओ, कपड़े सुप्रिया धो देगी। मैं उसे अभी बुलाती हूँ। सुप्रिया, ओ सुप्रिया। जी माँ जी। इधर आ, सारे कपड़े शाम तक धोकर प्रेस करके तारा बहू के कमरे में रख देना। ये और रवि पिक्चर देखने जा रहे हैं, समझी? पीछे से तुझे तारा का सारा काम करना है। और कुछ भी है तारा बहू, वो भी बता दो, ये कर देगी। नहीं माँ जी, बस और कुछ नहीं। वैसे मैं तैयार हो रही हूँ, रवि आने वाले होंगे, मैं इनमें से क्या पहनूं माँ जी? अरे बहू, तू तो कुछ भी पहन ले, तेरे ऊपर सब अच्छा लगता है। तेरा रूप रंग इतना गोरा चिट्टा, इतना सुंदर जो है। सुप्रिया, तुम बताओ ना मैं क्या पहनूं? बहू, कैसी बातें कर रही हो, ये तुम्हें क्या बताएगी? इसका रंग तो देखो, इतना काला है। ये खुद ही कुछ पहनकर अच्छी नहीं लगती तो किसी और को क्या बताएगी? इससे पूछना बेकार है। इसकी कोई शक्ल है, न रंग रूप, न नैन नक्श। आज के बाद इससे मत पूछना बहू। अपना अपमान होता देख सुप्रिया की आंखें भर आईं। वो चुपचाप काम में लग गई। तारा के आ जाने के बाद रवि भी बहुत बदल गया। वो भी सुप्रिया का बहुत अपमान करता था। एक दिन सुप्रिया बाजार से लौटते हुए अपनी माँ के घर चली गई और वहां उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू रवि से तलाक ले ले। तू उस घर में एक सौतन के साथ नहीं रह पाएगी बेटी। अभी भी समय है, तू उस घर को छोड़कर यहाँ रहने आ जा। माँ जी, कैसी बातें करते हो? अपने घर में बुलाकर यहाँ अपमान करवाना है क्या? कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। अपने घर में ही रहो। आगे हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। अब बुरा न मानो तो एक बात कहूँ,
तुम्हारा रंग भी तो काला है। अब कोई सुंदर गोरे रंग का आदमी एक काली लड़की के साथ भला क्या ही रहेगा। तभी तो दामाद जी दूसरी शादी करके तुमसे भी सुंदर लड़की ले आए हैं। नहीं भाभी, मैं यहाँ नहीं आ रही हूँ। मैं तो बस माँ से मिलने आई थी। माँ, मैं चलती हूँ। अपनी भाभी की बातें सुनकर सुप्रिया का मन बहुत खराब हुआ और वो रोती हुई घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का व्रत आना था। अब उस व्रत को तारा तो रख ही रही थी क्योंकि उसका पहला करवा चौथ था, पर सुप्रिया पिछले कुछ सालों से वो व्रत रखती आ रही थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो इस साल भी रवि के लिए व्रत रखे। और सुप्रिया ने भी करवा चौथ का व्रत रखा, पर रवि और उसकी सास दोनों तारा को ही महत्व दे रहे थे। तारा बहू, तुम सुबह से भूखी हो। चंद्रमा निकलने ही वाला है, बस थोड़ी देर और, उसके बाद तुम रवि के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोल लेना। जी माँ जी, वैसे मैंने रवि की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, इसलिए मैं भूख और प्यास की परवाह नहीं कर रही हूँ। जीती रहो बहू, जीती रहो। तुम जैसी सुशील बहू ही मैं अपने रवि के लिए चाहती थी। तुम में वो सब गुण हैं जो एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू में होने चाहिए। माँ जी, मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया है। आप कहो तो मैं थोड़ी देर मंदिर हो आऊं। अगर खाना बना ही दिया है तो तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। और वैसे भी रवि तो तारा को ही पानी पिलाएगा, तो अपने आप ही पानी पीकर अपना व्रत खोल लेना। तेरे लिए इस व्रत का कोई महत्व नहीं है। ये व्रत तो तू जबरदस्ती का रख रही है, जबकि रवि तो अब तारा को ही अपनी पत्नी मानता है और मैं भी तारा को ही बहू मानती हूँ। माँ जी, मैं अभी आई। सुप्रिया जैसे ही रोते हुए घर से बाहर जाने लगती है, तारा उसका रास्ता रोक लेती है। माँ जी की बात तो तुमने सुनी ली होगी, अब एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो। कुछ ही दिनों में तुम्हें इस घर से ना निकाल दिया ना, तो मेरा नाम भी तारा नहीं। जाओ जहां भी जाना है। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, खाना खाने रसोई में जा रही हूँ। और हाँ, माँ जी को इस बारे में कुछ भी मत बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुप्रिया जानती थी कि तारा ने ये झूठा व्रत रखा है। सुप्रिया मंदिर चली जाती है। उसका मन ठीक नहीं था। मंदिर में आरती हो रही थी, इसलिए वो कुछ देर वहीं बैठ जाती है। तभी एक लड़का सुप्रिया के पास आता है। सुप्रिया भाभी, रवि भैया सीढ़ियों से गिर गए, उनके बहुत चोट आई है। क्या? सीढ़ियों से गिर गए? हे देवी मैया, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना माँ। सुप्रिया दौड़कर घर जाती है। रवि को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, पर उस समय के लिए वो पूरी तरह से अपाहिज हो गया था। जैसे ये बात तारा को पता चली, तारा रवि से दूर रहने लगी। और एक दिन, तारा बहू, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे हाथ में ये अटैची और बैग कैसा? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ अपने मायके। मुझे एक अपाहिज के साथ अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं करनी। मैं दिखने में सुंदर हूँ, जवान हूँ, मुझे तो बहुत लड़के मिल जाएंगे, पर मैं एक अपाहिज के साथ रहकर अपनी लाइफ थोड़ी खराब करूंगी। मुझे माफ करना, मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। मुझे अब रवि के साथ नहीं रहना। तारा, मैंने तुमसे शादी की, हमने 7 फेरे लिए, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना, और तुम मुझे इस मुसीबत के पल में छोड़कर जा रही हो। तारा, तुम तो रवि से प्यार करती हो ना? माँ जी, प्यार एक चलते फिरते इंसान से होता है, एक बीमार अपाहिज इंसान से नहीं। मुझे माफ करो, मैं जा रही हूँ और तलाक के कागज में भिजवा दूंगी। तारा परेशानियों के बीच वहां से निकल जाती है, पर सुप्रिया अपने पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाती है। सुप्रिया रवि की दिन रात सेवा करती है। ये देखकर रवि और उसकी माँ बहुत शर्मिंदा होते हैं। जिस सुप्रिया का उन्होंने हमेशा अपमान किया, यहाँ तक कि रवि ने दूसरी शादी भी कर ली, आज वही सुप्रिया रवि की कितनी सेवा कर रही थी। सुप्रिया की मेहनत रंग लाती है और रवि कुछ ही दिनों में थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। जब ये बात तारा को पता चलती है तो वो वापस आ जाती है। आई एम सॉरी रवि, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मैं घबरा गई थी, अब मैं वापस आ गई हूँ। देखना, रवि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो तारा, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, पर तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी पत्नी सुप्रिया की वजह से। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मेरे सामने भी मत आना। मैं तलाक के कागज तुम्हें भिजवा दूंगा। मेरी पत्नी सुप्रिया है और हमेशा वही रहेगी। रवि ठीक कह रहा है, और मेरी बहू भी सुप्रिया है, तू नहीं। तू तो मतलबी इंसान है। मुसीबत के वक्त में मेरे बेटे को छोड़ कर गई। अब चली जा यहाँ से, दफा हो जा। तारा सुना नहीं माँ जी और रवि ने क्या कहा? गेट आउट। तारा वहां से गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है। सुप्रिया को अपना परिवार वापस मिल जाता है और उस दिन के बाद वो अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।